ये वक्त था सन 1968 का। पॉल अपनी गर्लफ्रेंड आयरिस को कहीं ड्राइव पर ले जा रहा था। आयरिस की आंखों पर बंधी पट्टी को देखकर लगा कि वो शायद उसे सरप्राइज देने वाला है। जैसे ही वो मंजिल पर पहुंचे, पॉल ने उसकी आंखों की पट्टी हटाई। उसने देखा पॉल उसे शहर के सबसे ऊंचे टावर पर बने रेस्टोरेंट में लाया है। अंदर जाने से पहले आयरिस ने देखा कि एक शरारती बच्चा फाउंटेन में पड़े सिक्के चुरा रहा था और गार्ड ने उसे डांटा। फिर वो लोग भीड़ से भरी एक लिफ्ट में सवार होकर टॉप फ्लोर की ओर बढ़ गए। रेस्टोरेंट पहुंचते ही पॉल ने मैनेजर से एक टेबल रिजर्व करने को कहा, लेकिन मैनेजर ने माफी मांगी कि आज रेस्टोरेंट खुलने का पहला दिन है और आज ही सारी टेबल बुक हो चुकी हैं। पॉल को आयरिस के सामने थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, पर आयरिस ने उसे कंफर्टेबल करते हुए कहा, कोई बात नहीं, बार में चलते हैं। फिर वो बार में पहुंचकर ऊंचाई से शहर का नजारा देखने लगे, लेकिन आयरिस को इतनी ऊंचाई से नीचे देखने पर घबराहट होने लगी। उधर बार में जब सभी लोग म्यूजिक और डांस में मस्त थे, तभी बारटेंडर ने एक वाइन की बोतल खोली, जिसका ढक्कन उछलकर छत से लटके झूमर से टकरा गया और झूमर के कांच की एक लड़ी जमीन पर आ गिरी, जिससे फर्श पर हल्की सी दरार आ गई, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। उधर आयरिस को चक्कर आने लगे और वो बाथरूम की ओर भागी, जहाँ एक बच्चा और उसकी माँ थी, जो उसी बार में सिंगर थी। आयरिस को उल्टियाँ करते देख उसने पूछा, प्रेगनेंसी को कितने महीने हुए हैं? आयरिस ने जवाब दिया, 1 या 2 महीने हुए होंगे, लेकिन मैंने अभी तक अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बताया, पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। तभी पॉल वहाँ आया और उसे लेकर टावर की छत पर चला गया, जहाँ शहर का नजारा और भी खूबसूरत लग रहा था। उसी पल पॉल ने घुटनों के बल बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज किया। आयरिस ने खुशी खुशी हाँ कह दिया और उसी पल उसे बताया कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर पॉल की खुशी और भी ज्यादा बढ़ गई। उसी पल वही बच्चा जिसने कुछ देर पहले सिक्का चुराया था, उसने वो सिक्का हवा में उछालकर नीचे फेंक दिया, लेकिन एक अचानक आए हवा के झोंके ने सिक्के की दिशा मोड़ दी और वो जाकर वेंटिलेशन डक्ट में गिर पड़ा, जिससे नीचे लगा एक फैन अचानक रुक गया और शुरू हुई तबाही की पहली कड़ी। पॉल और आयरिस रेस्टोरेंट में लौटे और बाकी लोगों के साथ डांस करने लगे, इस बात से अनजान कि उनके पैरों के नीचे का कांच धीरे धीरे चटक रहा था। उसी वक्त दूसरी ओर वो सिक्का वेंटिलेशन डक्ट में फंसा हुआ था और उसी वजह से एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। पंखों के स्क्रू ढीले होकर अपनी जगह से उखड़ चुके थे और तभी वहाँ गैस लीक होने लगी। आयरिस को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा जैसे कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उनके नीचे का कांच पूरी तरह टूटकर बिखर गया और कई लोग उसी पल नीचे गिरकर खत्म हो गए। पॉल गिरते हुए फर्श के एक कांच के टुकड़े को पकड़कर लटक गया था। आयरिस ने जैसे ही उसे थामने के लिए हाथ बढ़ाया, पॉल की पकड़ छूट गई और उसी पल वो नीचे गिर गया। किचन में एक लापरवाही के चलते आग भड़क उठी, जिसकी चपेट में एक औरत आ गई और जिंदा जलने लगी। दहशत में वो पूरे रेस्टोरेंट में भागने लगी और लीक हो रही गैस से टकराकर एक बड़े विस्फोट में बदल गई। एक कर्मचारी ने चिल्लाकर कहा कि जो लोग बचे हैं वो इमरजेंसी सीढ़ियों से बाहर निकल जाएं। लेकिन जैसे ही भीड़ उस ओर बढ़ी, टावर की बनावट एकाएक जवाब दे गई और पूरी मंजिल ढहने लगी। बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था। लोग टूटती खिड़कियों से टकरा रहे थे और बिल्डिंग का वो हिस्सा तिरछा हो चुका था। तभी एक भारी पियानो सरकने लगा और वही सिक्का जो पहले डक्ट में गिरा था, अब पियानो के ऊपर आ गिरा। तभी वो भारी पियानो टूटकर नीचे गिरने लगा और जो भी बचे थे उन्हें अपने साथ ले गया। उधर वो शैतान बच्चा, जो खुद को सेफ समझकर काफी खुश था, अगले ही पल उसे पियानो की चपेट में आ गया। इतना सब कुछ देखने के बाद आयरिस घबराते हुए रोने लगी, लेकिन जल्दी ही उसे वही सिंगर का बेटा जिंदा मिला जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। वो तुरंत उसकी ओर बढ़ी, लेकिन जिस इमारत पर वो खड़े थे उसका कमजोर हो चुका हिस्सा उनके पैरों तले ढह गया। अब वो दोनों एक कंक्रीट बीम से लटक रहे थे। आयरिस को नीचे गिरने से उसकी रिंग ने रोका हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो भी उसका भार सहन नहीं कर पाई और आखिरकार वो दोनों ही मौत के मुंह में समा गए। फिर सीन कट होकर आज के जमाने में पहुंचता है, जहां एक लड़की स्टेफनी क्लासरूम में सोते हुए यही सपना देख रही थी और डर के मारे अचानक जाग गई। उसी रात उसे फिर वही बुरे सपने आए और वो जोर से चिल्लाई, जिससे उसकी रूममेट की नींद टूट गई। स्टेफनी ने बताया कि जो लड़की बार बार उसके सपने में आती है उसका नाम आयरिस है, लेकिन ये उसकी नानी का नाम भी है। स्टेफनी ने कहा कि वो अपनी नानी से कभी नहीं मिली, उसे नहीं पता कि वो जिंदा है या मर चुकी। उसकी रूममेट ने सलाह दी कि वो घर जाकर उनके बारे में पता करे, शायद इससे उसके बुरे सपने रुक जाएं। अगले दिन स्टेफनी अपने घर पहुंची। उसने अपने डैड से पूछा कि उसकी माँ की पुरानी चीजें कहाँ रखी हैं, क्योंकि वो अपनी नानी के बारे में जानना चाहती थी। लेकिन उसके डैड ने कहा कि सालों पहले जब उसकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी तो उसने उससे जुड़ी सारी चीजें फेंक दी थी। उसी वक्त स्टेफनी का छोटा भाई चार्ली वहाँ आया। उसने बताया कि वो उनके मामा के घर जा रहा
रहा है। स्टेफनी ने कहा कि वो भी साथ चलेगी क्योंकि शायद उसे वहाँ कोई जवाब मिले। कुछ देर बाद दोनों भाई बहन अपने मामा हॉवर्ड के पास पहुँचे, जहाँ वो अपनी मामी ब्रेंडा से मिले और उनके तीनों बच्चों यानी अपने कजिन से भी। स्टेफनी ने अपने मामा को बताया कि उसे डरावने सपने आते हैं और ये चीज उसकी पढ़ाई पर बुरा असर डाल रही है। उसने कहा कि वो अपनी नानी आयरिस से मिलना चाहती है, शायद वो ही उसकी मदद कर सके। लेकिन उसके मामा ने बताया कि उसकी नानी मानसिक रूप से बीमार औरत थी और पति की मौत के बाद उसने अपने बेटे और बेटी को घर से निकाल दिया था, ये कहते हुए कि वो शापित हैं और मौत के सिवा कुछ नहीं लाएंगे। यहाँ तक कि उसने उन्हें गोद लेने वाले परिवारों के हवाले तक कर दिया था। लेकिन जब हावर्ड ने शादी करके अपना परिवार बनाया तो उसकी माँ आयरिस ने उन्हें डरावने लेटर्स भेजने शुरू कर दिए, जिसमें अजीब चेतावनियां और मरे हुए लोगों की तस्वीरें भी होती थी। हावर्ड ने अपनी भांजी को साफ कहा कि उसकी नानी बेहद खतरनाक है और सलाह दी कि वो उससे दूर रहे, लेकिन स्टेफनी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने अपनी मामी ब्रेंडा से मदद मांगी और कहा कि वो चैन से नहीं रह पाएगी जब तक कि अपने बुरे सपनों के पीछे का राज नहीं जान लेती। ब्रेंडा को उस पर थोड़ी दया आई और उसने बताया कि घर में एक जगह है जहाँ आयरिस के पुराने लेटर्स रखे हुए हैं। और जैसे ही स्टेफनी ने आयरिस की जवानी की एक तस्वीर देखी, वो हैरान रह गई क्योंकि वही औरत थी जो उसके सपनों में आती थी। एड्रेस निकालने के बाद स्टेफनी अपनी नानी से मिलने एक दूर दराज इलाके में पहुंची, जहां एक कैबिन नुमा घर लोहे के भारी दरवाजों और नुकीली बाड़ों से घिरा हुआ था। गेट पर लगी सिक्योरिटी कैमरे से बात करते हुए उसने आयरिस को आवाज लगाकर कहा कि वो उसकी नातिन है। ये सुनते ही अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, जिसने कहा कि वो अपनी चाबियां और सेलफोन मेटल बॉक्स में डाल दे। स्टेफनी ने वैसा ही किया और घर के अंदर दाखिल हो गई। स्टेफनी अपनी नानी को पहली बार सामने देखकर कुछ पल के लिए जड़ हो गई। आयरिस भी उसे सामने पाकर काफी खुश नजर आ रही थी। उसने सबसे पहले उसकी माँ डार्लिन के बारे में पूछा। स्टेफनी ने बताया कि उसकी माँ उसे तब छोड़कर चली गई थी जब वो सिर्फ 10 साल की थी और तब से उसका कोई अता पता नहीं। उसने बताया कि पिछले कुछ महीनों से उसे स्काई व्यू हादसे से जुड़े बहुत बुरे सपने आ रहे हैं। ये सुनते ही आयरिस ने कहा कि जो कुछ उसने सपनों में देखा वो सिर्फ सपने नहीं बल्कि एक चेतावनी है। उसने बताया कि जिस रात पॉल ने उसे प्रपोज किया, उसे पहले ही उस हादसे का विजन आ चुका था। उसने जल्दी से रिएक्ट किया और उस बच्चे से वो सिक्का छीन लिया, जिसकी वजह से वो हादसा शुरू होने वाला था। आयरिस ने अंदर जाकर उसी सिंगर का माइक छीना और सबको इन्फॉर्म किया कि वो बिल्डिंग गिरने वाली है और इस चेतावनी की वजह से उस रात कई जानें बच गई थी, जिसके बाद उस रेस्टोरेंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन शायद मौत को ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसके रास्ते में आए और उस रात जिन लोगों की किस्मत में मौत लिखी थी, एक एक करके उनकी मौत ने उन्हें ढूंढ ही लिया, जिसका सबसे पहला शिकार बना उसका बॉयफ्रेंड पॉल। आयरिस ने बताया कि वो तब से मौत के पैटर्न को समझने की कोशिश कर रही थी और मौत को हर मोड़ पर मात दे रही थी, लेकिन 2 महीने पहले ही उसे पता चला कि उसे कैंसर है। ये कहते हुए उसने स्टेफनी को एक नोटबुक सौंपी जिसमें उसकी जिंदगी भर की रिसर्च थी। उसने कहा, इसे पढ़ो ताकि मौत की चाल से पहले ही बच सको, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली खतरे में है। उसने कहा कि ये जगह पूरी तरह सुरक्षित है और बीते 20 सालों से वो कहीं बाहर नहीं गई है। स्टेफनी को उसकी बातें सुनकर लगा कि उसकी मामा ने सही कहा था, उसकी नानी सच में पागल है। उसे अफसोस हुआ कि वो यहाँ क्यों आई और वो जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ गई। लेकिन आयरिस ने आने वाला वक्त पहले से ही देख लिया कि कुछ अनहोनी होने वाली है। लेकिन अपने अंदर की आवाज को नजरअंदाज करते हुए वो अपनी नातिन की ओर दौड़ी और उसके आगे गिड़गिड़ाने लगी कि वो उस नोटबुक को कम से कम अपने पास ही रख ले। फिर उसने एक आखिरी बात कही, सिर्फ कुछ पल ठहरो, अपनी आंखों से देख लो कि जो कुछ इसमें लिखा है वो एक पागल का भ्रम नहीं है। और तभी और सीन कट होकर आयरिस के अंतिम संस्कार पर पहुंचता है, जहां हर कोई स्टेफनी के लिए हमदर्दी जता रहा था कि ये हादसा उसकी नजरों के सामने हुआ। उसी वक्त सालों बाद स्टेफनी की माँ डार्लिन भी लौट आई ताकि वो अपनी माँ को आखिरी बार देख सके। डार्लिन को देखकर सब लोग हैरान थे, लेकिन स्टेफनी की नजरें सिर्फ गुस्से से भरी थी। अगली सुबह पूरी फैमिली स्टेफनी के मामा हावर्ड के घर रुकी हुई थी। वही डार्लिन भी मौजूद थी। दूसरी ओर स्टेफनी ने अपनी नानी की नोटबुक निकाली और उसमें वही सिक्का मिला जिससे उन दुखद घटनाओं की शुरुआत हुई थी। किताब के पन्नों में उसे कई अजीबोगरीब ड्राइंग्स मिली जो कि मौत के आने के संभावित रास्तों की भविष्यवाणियां थी। तभी अचानक एक हवा के झोंके ने उनकी फैमिली फोटो फ्रेम को गिरा दिया और उसका टूटा हुआ कांच का टुकड़ा सीधा स्टेफनी की ओर उछला। ये देखकर वो घबरा गई और तुरंत भागते हुई मामा के घर पहुंची, जहां उसने देखा कि सब लोग पार्टी कर रहे थे, हंस रहे थे और सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। हावर्ड का पैर अचानक लॉन में पड़े एक कांच के टुकड़े पर पड़ा, जिससे वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया।
गया और तभी पास में रखा एक टूल फिसलकर सीधे घास काटने की मशीन के ऊपर जा गिरा, जिससे मशीन का स्विच ऑन हो गया। अगले ही पल मशीन एक झटके में आगे बढ़ी, जिसके ब्लेड्स ने हावर्ड को लहूलुहान कर दिया और कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो गई। हावर्ड के अंतिम संस्कार के बाद स्टेफनी को यकीन हो चला था कि उसकी नानी जो कह रही थी वो बिल्कुल सही था। अब वो दिन रात उस किताब को पढ़ने में लग गई। उसने सब लोगों को समझाया कि जो लोग उस दिन स्काई व्यू टावर हादसे में बच गए थे, मौत ने उन सभी को एक एक करके तलाश लिया। क्योंकि आयरिस उस पैटर्न को समझ चुकी थी, इसलिए वो मौत को सालों तक टालती रही। लेकिन मौत का इरादा सिर्फ उन बचे हुए लोगों को खत्म करना नहीं था, बल्कि उनकी पीढ़ियों को भी, जिनका पैदा होना नियति में था ही नहीं। स्टेफनी ने बताया कि उसके पापा और उसकी मामी ब्रेंडा आयरिस के खून के रिश्तों में से नहीं थे, इसलिए वो दोनों सेफ थे। लेकिन उसके मामा हावर्ड, जो आयरिस का सबसे बड़ा बेटा था, मौत ने सबसे पहले उसे ही चुना। और अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो अगली बारी होगी उसके मामा के बड़े बेटे यानी एरिक की, फिर बेटी जूलिया और उसके बाद सबसे छोटा बॉबी। और मामा के परिवार के बाद उनके परिवार का नंबर था। लेकिन स्टेफनी की बातों पर फैमिली का कोई बंदा यकीन नहीं कर सका और उसकी बातें अनाप शनाप समझकर वहाँ से चले गए। अगली सुबह परेशान सी स्टेफनी ने चार्ली को जगाया, क्योंकि एरिक ने पूरी रात फोन नहीं उठाया था। दोनों घबराहट में उसके घर पहुँचे और राहत की बात ये थी कि वो पूरी तरह ठीक था। लेकिन फिर भी स्टेफनी ने उसे सावधान रहने को कहा। एरिक ने उसकी बात मजाक में उड़ा दी और घमंड से बोला, मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसी पल जूलिया घर से बाहर आई और अनजाने में घटनाओं की नई कड़ी शुरू हो गई। सड़क पर एक कूड़ा उठाने वाला ट्रक खड़ा था। जूलिया जब पीछे की ओर मुड़ी तो उसका पैर फिसला और एक चूक से वो सीधे ट्रक के पिछले हिस्से की ओर जा गिरी, जहाँ कूड़े को मशीन की मदद से दबाया जाता है। ये देखते ही स्टेफनी ट्रक की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन तब तक ट्रक के अंदर वो मशीन चालू हो चुकी थी। लड़के चिल्लाकर ड्राइवर को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसने हेडफोन पहने हुए थे, इसलिए उसे कोई चीख पुकार सुनाई नहीं दी। उधर स्टेफनी ट्रक पर चढ़ चुकी थी। उसने जूलिया की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मशीन रुकने से पहले ही जूलिया उसकी आंखों के सामने ही खत्म हो गई। अगले सीन में घर का माहौल गम से भर गया था। अब सबको यकीन हो गया कि स्टेफनी जो कह रही थी वो सच था। लेकिन स्टेफनी ने एक्सेप्ट किया कि वो शायद घटनाओं के क्रम को लेकर गलत थी। लेकिन उसकी मामी ब्रेंडा ने उसे बीच में रोककर एक चौंकाने वाला राज खोला। उसने बताया कि एरिक हावर्ड का बेटा नहीं था, वो उस आदमी का बेटा था जिसके साथ ब्रेंडा का अफेयर कुछ वक्त चला था। ये सुनते ही एरिक को गुस्सा आ गया। ब्रेंडा ने माफी मांगी और कहा कि उनकी शादी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। तभी वहाँ सन्नाटा छा गया। बॉबी चुपचाप बोला, तो अब अगला नंबर मेरा है। उसने स्टेफनी से मदद मांगी। सब लोग फिर से आयरिस की नोटबुक के पन्नों में झांकने लगे, जहाँ उन्हें जेबी नाम के शख्स का जिक्र मिला, जो मौत का चकमा देने के तरीके ढूंढ चुका था। तभी डार्लिन ने कहा, तुम्हारी नानी अक्सर उसके बारे में बात करती थी, वो पास के ही हॉस्पिटल में काम करता है। इस जानकारी के बाद सब लोग उसी अस्पताल पहुँचे, जहाँ पहली बार उनकी मुलाकात उस जेबी नाम के आदमी से हुई, जो वहाँ के मुर्दा घर में काम करता था। और यहाँ रिवील हुआ कि वो उसी सिंगर का बेटा था जो रेस्टोरेंट में बच गया था। उसने बताया कि आयरिस ने उसे बहुत साल पहले ढूंढ निकाला था और उसे मौत के बारे में सब कुछ बताया। उसी ने आयरिस को वो सुरक्षित केबिन बनाने में मदद की थी जहाँ वो रहती थी, जहाँ वो उसकी दवाएं और जरूरी सामान भी पहुँचाता था ताकि वो जिंदा रह सके। ये सब सुनने के बाद सबका बस एक ही सवाल था, क्या वाकई मौत को हराया जा सकता है? जेबी ने कहा, दो तरीके हैं। पहला, किसी और की जान ले लो और उसका बचा हुआ समय तुम्हारा हो जाएगा। दूसरा और असली तोड़, खुद की मौत का सामना करो, लेकिन सिर्फ उतनी देर के लिए कि तुम मर चुके समझे जाओ और फिर जिंदा लौट आओ। ये समझाने के लिए उसने एक किस्सा सुनाया। एक औरत जो मौत की लिस्ट में थी, उसकी धड़कन कुछ मिनटों के लिए बंद हो गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बचा लिया। इस तरह वो मौत की चैन से बाहर हो गई। फिर जेबी ने बताया कि आयरिस की तरह ही उसे भी कैंसर था और अब वो अपना बचा हुआ समय शांति से जीना चाहता है, मौत को हराने की कोशिश में नहीं। उसने उन्हें भी किस्मत को एक्सेप्ट करने की सलाह दी, लेकिन वो लोग हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगा बचे रहने का बस एक ही तरीका है, इस चेन को तोड़ना। आखिरकार उन्होंने एक रिस्की प्लान बनाया। बॉबी को जानबूझकर मौत के करीब ले जाया जाएगा और फिर उसी समय रहते वापस लाया जाएगा। स्टेफनी राजी नहीं हुई, लेकिन एरिक ने किसी तरह बॉबी को मना लिया। एरिक को पता था कि बॉबी को मूंगफली से एलर्जी है। अब क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे, इसलिए उन्हें भरोसा था कि डॉक्टर उसे समय रहते बचा लेंगे। एरिक वेंडिंग मशीन की तरफ बढ़ा, लेकिन मशीन अटक गई। झुंझलाकर उसने कांच पर जोर से हाथ मारा, जिससे स्नैक तो नीचे गिरा, मगर उसी पल एक नई चेन की शुरुआत भी हो गई। फिर एरिक
बॉबी के साथ एमआरआई रूम पहुंचा, जहां उससे वो मशीन गलती से चालू हो गई। फिर एरिक ने बॉबी का एंटी एलर्जी वाला इंजेक्शन अपनी जेब में रख लिया और उसे मूंगफली वाला बिस्किट खाने को कहा। जैसे ही बॉबी ने बिस्किट खाया, तेज एलर्जी की वजह से उसका दम घुटने लगा और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। एरिक उसे लेकर तुरंत इमरजेंसी रूम की ओर दौड़ा, लेकिन तभी उसका मोबाइल अचानक एमआरआई मशीन से चिपक गया। मशीन की जबरदस्त मैग्नेटिक पावर वहाँ मौजूद हर मेटल को अपनी ओर खींचने लगी, यहाँ तक कि एरिक की बॉडी पियर्सिंग भी, जिससे वो जोर से चीख पड़ा। और इससे पहले कि वो संभल पाता, पीछे से एक भारी व्हीलचेयर तेजी से खिसकी और उसे धक्का मारकर मशीन के अंदर धकेल दिया। एमआरआई मशीन के अंदर मेटल के नुकीले टुकड़े उसके शरीर में धंस गए। वो वहीं उसी जगह पर दर्दनाक मौत का शिकार हो गया। बॉबी जो बेबस होकर सब देख रहा था और सांस लेने के लिए तड़प रहा था, घिसटता हुआ एरिक की ओर पहुंचा और किसी तरह उसके हाथ से एंटी एलर्जी इंजेक्शन लेकर ठीक समय पर खुद को लगा लिया। ऐसा लगा जैसे वो बच गया है, लेकिन तभी नर्स ने एमआरआई रूम का दरवाजा खोला और बाहर पड़ा एक लोहे का टुकड़ा तेजी से मशीन की ओर खींचता हुआ आया और सीधा बॉबी के सीने में घुस गया। इस हादसे के बाद डार्लिन और उसके बच्चे सदमे में आ गए। उन्हें अब यकीन हो गया था कि इकलौती सुरक्षित जगह वो केबिन ही है। वहीं हॉस्पिटल से निकलते वक्त स्टेफनी की जेब से वो शापित सिक्का फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद वो सिक्का एक बुजुर्ग औरत को मिला, जिसने उसे उठा लिया। कुछ ही समय बाद पूरा परिवार केबिन वाली जगह पहुंचा, लेकिन स्टेफनी की सीट बेल्ट जाम हो चुकी थी। वो बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। उसने माँ से कहा कि वो अंदर चली जाए, क्योंकि जब तक डार्लिन सुरक्षित रहती, मौत उसकी तरफ नहीं आती। लेकिन इससे पहले कि डार्लिन अंदर घुस पाती, कहीं से एक चिंगारी आई और पूरा घर विस्फोट के साथ उड़ गया। डार्लिन गंभीर रूप से घायल हो गई और उस विस्फोट के प्रेशर से उनकी गाड़ी भी नहर में गिर गई। स्टेफनी पानी में डूबने लगी। उसकी सीट बेल्ट अब भी अटकी हुई थी। वहीं चार्ली एक भारी पत्थर के नीचे दबा हुआ था, लेकिन घायल डार्लिन ने किसी तरह से वो पत्थर हटाया और अपने बेटे को आजाद किया। लेकिन किस्मत ने फिर से करवट ली और एक लाइट का पोल उस पर गिर गया और डार्लिन वहीं मर गई। चार्ली भागते हुए बहन के पास पहुंचा और कुछ देर कोशिश करने के बाद वो उसे पानी से बाहर निकाल लाया। उसे लगा वो मर गई, लेकिन उसने कोशिश जारी रखी और स्टेफनी की धड़कनें लौट आईं। दोनों भाई बहन ने राहत की सांस ली। मौत की चेन आखिरकार टूट चुकी थी, लेकिन अपनी माँ को खोने का गम उनके चेहरे पर साफ था। कुछ दिन बाद जिंदगी दोबारा नॉर्मल होने लगी। चार्ली स्टेफनी के साथ अपनी एक दोस्त के घर उसे पिक करने पहुंचा हुआ था। वहीं पास ही वो बुजुर्ग औरत घूम रही थी, जिसके हाथ से वो शापित सिक्का गिरकर रेलवे ट्रैक के बीच जा फंसा। इसी दौरान स्टेफनी और चार्ली अपनी दोस्त के पिता से मिले, जो एक डॉक्टर थे। स्टेफनी ने गर्व से बताया कि उसके भाई ने किस तरह से उसे मौत के मुंह से वापस खींचा, लेकिन डॉक्टर ने चौंकाने वाली बात कही, अगर तुम पानी में सिर्फ बेहोश हुई थी और दिल कभी रुका ही नहीं था, तो तुम सच में नहीं मरी थी। ये सुनकर दोनों सन्न रह गए और तभी स्टेफनी को वो पुराने संकेत फिर दिखने लगे कि वो मरने वाली है। तभी वो ट्रेन पटरी से उतर गई और उन दोनों की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। ये देखते ही वो वहाँ से भागे और बचने में कामयाब हो गए। लेकिन तभी